Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. बाकी कहाँ है? तो सर लास्ट क्लास में तो इतने ही आते हैं। चलो, आपको कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। डाउट है आपके? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब इसके बाद सीधे एग्जाम वाले दिन ही आपका लेक्चर होने वाला है शायद। नहीं सर, आपकी एग्जाम तो अभी सर एक पीरियड तो आएगा अभी तो बेटा आपका। एक पीरियड आएगा अभी, तो वो तो थर्सडे को आएगा और उस दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे फर्स्ट लेक्चर में। तो आप एग्जाम दोगे कि मुझसे पढ़ोगे? सर 2 मिनट में
चेक करके बताती हूँ। और सैटरडे को आपकी मैथ्स की एग्जाम है। सर आपकी 31 को ट्यूसडे है। ट्यूसडे को एग्जाम है मेरी। हाँ सर, मैंने अभी देखा टाइम टेबल। तो आप तो लास्ट टाइम बोल रहे थे कि 28 को है। नहीं सर, 28 को नहीं बोला। 31 को है। हाँ सर, 31 को है। और सर आपका पीरियड मंडे होगा ना, तो मंडे कोई एग्जाम नहीं है इसलिए। मंडे को नहीं होगा शायद, मंडे को सातम आठम की छुट्टी हो सकती है। तो अभी कोई डाउट नहीं है तुम्हें? सर हाँ सर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल का टोटल सम कितना होता है? बेटा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, दैट इज, क्या फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल के सम का निकालने के लिए? क्या होता है फॉर्मूला? n-2। n-2 इंटू 90, 180। 180, sorry. तो यहाँ पर n की जगह रख दो आप 6। 6 माइनस 2 कितना होगा? 4 इंटू 180 कितना आएगा? 4। तो ये होगा आंसर उसका, हेक्सागोन का एंगल सम, इंटीरियर एंगल का सम। ओके सर। सर हाँ, सर मुझे चैप्टर 2 में डाउट था। क्या डाउट है? सर 2.2 में क्वेश्चन, सर वो ट्राउजर और शर्ट वाला था ना, वो वाला उसमें डाउट है। क्या डाउट है उसमें? सर वो सॉल्व नहीं हो रहा। उसको तुम यहाँ से सीख के जाते हो, कितनी बार करवा दिया, और घर पे जाकर सॉल्व नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा ना। फिर नेक्स्ट डे आपको ऐसे लगेगा कि सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर से सीख के जाओगे और घर पे जाके भी तो उसे रिवाइज करना पड़ता है ना। टू पॉइंट कौन सा है? सर 2.2 है। 2.2 में ट्राउजर वाला क्वेश्चन ही नहीं है शायद। टू पॉइंट टू में तो ट्राउजर वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। सर 2 मिनट। 2.4 में है वो तो। हाँ सर, सॉरी। देखो ये क्वेश्चन है, हसन बाय टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल, फर्स्ट वन इज
शर्ट मटेरियल एंड 1000 मटेरियल। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि जो शर्ट मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग है 50 रुपीज पर मीटर, एंड जो ट्राउजर मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग है 90 रुपीज पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल एंड बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ, ठीक है ना, यहाँ से हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगी, देखो 3x। 3x क्यों सपोज किया, क्योंकि x क्या हो जाएगा, जितने भी शर्ट बनाने हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक शर्ट को बनाने के लिए 3 मीटर क्लॉथ चाहिए। तो अगर 100 शर्ट बनाने हैं हमें तो 3 इंटू 100 कर देंगे, मतलब 300 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है। पीछे हम लिख देंगे मीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो वो हो जाएगी 2x मीटर। अब इसको भी 2x क्यों लिया मैंने, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 100 ट्राउजर बनाने तो उसमें 100 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 200 मीटर हमें क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। नाउ कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ इतने मीटर मटेरियल के लिए। तो देखो शर्ट का हमने इतने मीटर मटेरियल खरीदा है, और 1 मीटर मटेरियल खरीदने के लिए हमें कितना रुपए पे करना पड़ेगा शर्ट के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी ये 3x, और 1 मीटर का कितना है, 1 मीटर का अमाउंट कितना है 50 रुपीज। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 50 मतलब 150 रुपीज। मतलब इतना क्लॉथ खरीदने के लिए, इतना लेंथ का क्लॉथ खरीदने के लिए हमें इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस अब निकाल लेते हैं ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल भी तो खरीदना पड़ेगा ना हमें। तो ट्राउजर मटेरियल कितना है, 2x लेंथ का है। तो इसकी प्राइस कितनी है, 1 मीटर की। इतने मीटर की अगर हमें दी हुई है तो हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज 90 रुपीज। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ट्राउजर को खरीदने के लिए, ट्राउजर के मटेरियल को खरीदने के लिए हमें इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखो शर्ट के मटेरियल को खरीदने के लिए इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, और ट्राउजर के लिए मटेरियल को खरीदने के लिए हमें इतना। तो ये शर्ट की कॉस्ट प्राइस आ गई और ये ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, और उस पर प्रॉफिट भी हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू कितना होता है, आपको मैंने 100 बताया। by हाँ, तो मैंने आपको बताया था 100 प्लस, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस करना है, और माइनस करना है अगर आपका क्या होता है यहाँ पर लॉस होता है। तो लॉस अगर होगा तो यहाँ पर माइनस करना है। तो ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट अपॉन में 100 इंटू सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो चलो अब इसी फॉर्मूले से हम शर्ट की कॉस्ट क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल की सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 100 में प्रॉफिट को प्लस करना पड़ेगा। अब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 12% प्रॉफिट हुआ शर्ट पर, तो मैंने 12 प्लस कर दिया और अपॉन में लिख दिया 100, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या कर दी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। इन दोनों को हमें ब्रैकेट में लिखना होगा क्योंकि इन्हें पहले प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी शर्ट की,
150x थी, कितनी थी 150x। तो ये यहाँ पर इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि मल्टीप्लाई का साइन कौन सा होगा और x का। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि 112 को अगर हम लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 112 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 150x। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ कट शॉर्ट हो सकता है क्या? यस सर, 100 और 155 हाँ, मतलब 50 तो की यहाँ पर tables। अगर हम देखेंगे तो दोनों 50 की टेबल में आते हैं, तो ये हो जाएगा 30x और ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 50 से करेंगे तो 2 टाइम्स। ठीक है ना। अब हम इस सर 112 को भी कट शॉर्ट कर देंगे। हाँ बोलो। सर ये 150 तो 3x नहीं आएगा, 30x की लिखा है आपने। अच्छा हाँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3x। ठीक है, कट शॉर्ट होके क्या हो जाएगा 3x। अब इस 2 से भी इस 112 को काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, कट शॉर्ट करेंगे तो 2 5 जा एंड 6 जा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 56 इंटू 3 तो 8 6 3 जा 18 कैरी 1 5 3 जा 15 एंड 16 160x ये हो जाएगी रुपीज में सेलिंग प्राइस किसकी, कौन से मटेरियल की, शर्ट मटेरियल की। अब ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे, ट्राउजर मटेरियल की सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो ट्राउजर मटेरियल की सेलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला तो यही होगा, एसपी का फॉर्मूला तो यही होता है। तो 100 प्लस, अब इस पे 10% ही प्रॉफिट हुआ उसे, तो अपॉन में 100 लिख देंगे। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट प्राइस है 180x। कितनी है 180x। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 110 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से अपन लिखेंगे ये हो जाएगा 110 इंटू 180x इंटू सॉरी अपॉन में 100। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दूसरे वाले जीरो से दूसरा वाला जीरो कट जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम कट शॉर्ट करेंगे तो इस वाले जीरो से ये वाला जीरो गया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो गया। तो जब अब बचेगा क्या, यहाँ पर सीधे सीधे बचेगा अब आपके पास 11 इंटू 18x। ठीक है, क्या बचेगा 11 इंटू 18x। तो अब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल कितनी आ जाएगी, प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 11 इंटू 18 तो 198x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 198x। ठीक है, तो ये हमारी क्या मिल गई, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अब हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जो दोनों की सेलिंग प्राइस आई है उसको हम प्लस कर देंगे। तो ये आ गया 168x 168x प्लस 198x। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 366। ये अमाउंट मिल गया, मतलब दोनों को बेचने के बाद उसे इतना अमाउंट मिला। अब देखो टोटल सेलिंग भी कितनी दी हुई है यहाँ पर, ये टोटल सेलिंग प्राइस है, ये भी टोटल सेलिंग प्राइस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी,
इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसको टोटल सेलिंग प्राइस को इक्वल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 366x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो 36600 डिवाइडेड बाय 366, और यहाँ पर इक्वल में बच जाएगा आपके पास x। इस x के ये 366 को इधर हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, तो ये अपॉन में चला गया। अब इसको कट शॉर्ट करेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा ये, 100 टाइम्स। तो x की वैल्यू मिल गई। अभी इस x की वैल्यू हम यहाँ पर दोनों जगह रख देंगे तो हमें शर्ट का मटेरियल हमने कितना खरीदा था और ट्राउजर का मटेरियल कितना खरीदा था वो मिल जाएगा। आया समझ में? यस हमें क्या दिया है, टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हमें इसीलिए ये सब चीज करना पड़ी, बिकॉज हमें सेलिंग प्राइस निकालना था। हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था, बट सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा था। और यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है वो सेलिंग प्राइस का दे रखा है, इसीलिए हमें उसे सेलिंग प्राइस को, टोटल सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना होगा और उसको इसके ये जो अमाउंट दिया है इसके इक्वल रखना होगा, इसके इक्वल पुट करना होगा। तो वहां से x मिलेगा, उस x की वैल्यू आप यहाँ रखोगे। तो जैसे 300 मीटर आपको x की वैल्यू आई 100, तो 300 मीटर उन्होंने शर्ट मटेरियल खरीदा होगा और 200 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदा होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, पूछो डाउट हो तो। चलो, आप अगर ऐसा हो तो आप डाउट निकाल के रखना, ठीक है। हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्या? सर आई थिंक 5.3 लास्ट एक्सरसाइज बाकी है। लास्ट एक्सरसाइज last. बाकी है, तो वो मैं अभी करवा देता हूँ, चलो, क्योंकि बहुत इजी है वो। तो क्या है, लास्ट एक्सरसाइज में तो आपका प्रोबेबिलिटी है, जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी चांसेस, वैसे ही है यहाँ पर। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग से ये यहाँ पर हमारा खत्म हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे हमने कोई भी सिक्के को उछाला, ठीक है ना, एक कॉइन को टॉस किया, तो उस कॉइन पर दो चीजें हो सकती है, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। तो दोनों के क्या चांसेस होंगे, 50-50%। मतलब अगर मैं 2 टाइम्स उछालूंगा तो हम बोल सकते हैं कि एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2 1/2। अगर मैं 2 बार सिक्के को उछाल रहा हूँ तो उसमें से एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, तो यहाँ पर दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 हो गई। तो इस टाइप से जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जो हमें आते हैं, मतलब जो, जैसे कॉइन को टॉस करूंगा तो हेड और टेल जो आएंगे उनको हम बोलते हैं आउटकम्स। क्या बोलते हैं, आउटकम्स। अब जैसे डाइस की बात करूं, आपने डाइस से कभी भी डाइस से लूडो खेलो होगा, ठीक है ना, तो उसमें डाइस में कितने होते हैं, 1 से 6 तक के नंबर्स होते हैं। तो अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो उसमें 1 से 6 तक के नंबर ही आएंगे, अब उससे ज्यादा तो आएंगे नहीं। तो आउटकम्स क्या हो जाएंगे डाइस के, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आउटकम्स होंगे, ठीक है ना। इफ यू ट्राई टू स्टार्ट, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछे गए कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। इफ यू ट्राई टू स्टार्ट अ स्कूटर, तो वो या तो ऑन होगा या फिर ऑन नहीं होगा, दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। जैसे एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी। तो इन्हें हम बोलते हैं आउटकम्स, और ये जो हम थ्रो कर रहे हैं इसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। जो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसे बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जैसे ये स्पिनिंग व्हील है, अब ये स्पिनिंग व्हील में आपको दिख रहा होगा कि ए लिखा है, बी लिखा है। ये जो आपका पॉइंटर है, ये पॉइंटर में कहां पर रुक सकता है, तो ए पर भी रुक सकता है।
तो ए भी एक आउटकम हो सकता है, बी पर भी रुक सकता है तो बी भी एक आउटकम हो सकता है, और सी पर भी रुक सकता है तो सी भी एक आउटकम हो सकता है। तो इस पॉइंटर के स्टॉप होने के 3 आउटकम्स हो सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम कौन कौन से होंगे? ए, बी एंड सी। अब सपोज किया मैंने कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल नंबर कितने हैं? 3 है, ए बी सी, ठीक है ना। उसमें से ए कितने टाइम है? 1 टाइम। मतलब अगर हम बोले तो 1 पोर्शन होगा, इन 3 पोर्शन में से 1 पोर्शन ए का होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/3। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैं 3 बार स्पिन करूंगा तो एक बार ए पर आएगा, एक बार बी पर आएगा, एक बार सी पर आएगा, तो ए की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 क्योंकि 3 में से एक बार मिल रहा है। बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 क्योंकि 3 बार घुमाने में से एक बार ही बी आ रहा है। और सी की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 बिकॉज सी भी एक ही बार मिल रहा है 3 बार घुमाने पे। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स रखा या एक हम बोल सकते हैं कि ये एक कंटेनर है या पॉट है, जिस टाइप से उस पॉट के अंदर बॉल्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन से कलर की? व्हाइट कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की और व्हाइट मतलब येलो कलर की। 5 कलर्स बॉल है। अगर मैं इसके अंदर हाथ डालता हूँ और एक रेंडमली एक बॉल को निकालता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसको हम क्या मिल सकता है हमें? तो टोटल कितनी बॉल है? 5। तो एक बार अगर हम मान लें कि हम 5 टाइम्स उसको निकाल रहे हैं तो एक बार व्हाइट मिल सकती है, एक बार रेड मिलेगी, एक बार ब्लू मिलेगी, एक बार ग्रीन, एक बार येलो। हम ये बोल सकते हैं कि एक एक बार पांचों मिलेंगे। तो टोटल हमने कितने टाइम्स बॉल को निकाला उसके अंदर से, पुल आउट किया? तो 5 टाइम्स। उसमें से व्हाइट कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। सेम रेड भी कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आउट ऑफ 5, तो रेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/5। ब्लू कितनी बार आ रहा है? तो 1 टाइम्स आ रहा है। अगर सपोज यहाँ पर ब्लू की बॉल 2 होती तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 2/5 क्योंकि 2 बार ब्लू मिलेगी हमें। आ रहा है समझ में? तो देखो ये नंबर ऑफ टॉस करने पर यहाँ पर हमें पता चला कि ये इक्वली आउटकम्स होंगे। जैसे एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो सिक्के में या कॉइन में 50-50% चांसेस होंगे कि 50% चांसेस होगा कि हेड मिलेगा, 50% चांसेस होगा टेल। बहुत रेयर केस, बहुत रेयर मतलब बहुत ही कम चांसेस होंगे कि सिक्का हमें या कॉइन हमें कैसा मिले, इस टाइप से मिले खड़ा हुआ, ठीक है ना, वर्टिकली मिले। तो ये बहुत रेयर केस में होगा कि ये पॉसिबिलिटीज आए, नहीं तो हेड मिलेगा नहीं तो टेल, मतलब हमें इक्वली आउटकम्स मिलेंगे। इसीलिए हमेशा जब भी टॉस किया जाता है तो सिक्के का, कॉइन का ही यूज किया जाता है क्योंकि उसमें दोनों के चांसेस 50-50% होते हैं। हेड के भी चांसेस 50% है और टेल के भी। तो इसीलिए जब भी मैच स्टार्ट होता है तो टॉस करने के लिए कॉइन का ही यूज किया जाता है। वैसे ही फेयर डाइस का यूज किया जाता है। जब आप लूडो खेलते हो तो डाइस का यूज किया जाता है बिकॉज हम उसको फेयर मानते हैं कि आपको सभी के चांसेस, मतलब 6 के आने के चांसेस भी इक्वली है, 1 के आने के चांसेस भी इक्वली। अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो जितनी बार 6 आए उतनी बार 1 भी आएगा, 2 भी आ सकता है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अगर मैं 6 बार डाइस को थ्रो करता हूं तो 1 बार मिलेगा, 2 भी 1 बार मिलेगा, 3 भी 1 बार, तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो इसीलिए जब भी हम डाइस कोई भी गेम खेलते हैं तो डाइस का या कोई भी मैच को स्टार्ट करने से पहले सिक्के का ही यूज करते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, वहां पर कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। समझ में आया आपको? चलो अब हम जैसे कि यहाँ पर एक बात कर रहे हैं एक एग्जांपल 3 की। अ बैग हैज 4 रेड बॉल एंड 2 येलो बॉल। तो रेड बॉल कितनी है और येलो बॉल कितनी है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर रेड और येलो की तो वो कितनी है? तो रेड बॉल को हम लिख देते हैं, चलो यहाँ पर कि रेड बॉल है हमारी 4 और येलो बॉल कितनी है? 2। तो टोटल बॉल कितनी हो गई? टोटल कितना आ गया अपने पास? टोटल आ गया 6। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? रेड बॉल की।
किसकी? दिस इज द साइन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल कितनी बार है? 4 टाइम्स है, आउट ऑफ 6। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6। अब इसको कट शॉर्ट करेंगे तो 2/3। मतलब अगर मैं 3 बार उसके अंदर हाथ डालता हूं बैग के अंदर, तो 3 में से 2 बार मुझे रेड बॉल मिलने के चांसेस है। तो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। अगर यही प्रोबेबिलिटी मैं निकालता हूं किसके लिए? येलो बॉल के लिए, तो क्या होगा? 2 येलो बॉल है आउट ऑफ 6, तो यहाँ पर मुझे प्रोबेबिलिटी 1/3 मिलेगी। अगर मैं 3 बॉल्स निकालता हूं तो उसमें से 1 बॉल येलो होगी, 2 बॉल रेड होने के चांसेस हैं। समझ में आया? हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, तो बोला sir. तो करो। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी इस टाइप से निकालते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी का भी निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे लिखना पड़ेगा डिवाइड में टोटल आउटकम्स। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो भी उसके फेवर में, अपॉन में टोटल आउटकम्स। जैसे अभी हमने निकाला कि रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, रेड बॉल मिले हमें, तो रेड बॉल कितने बार फेवर में आ रही है? रेड बॉल के फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं? तो रेड बॉल के फेवर में आ रहे हैं 4 आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 4 + 2 6, तो 4/6। तो ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है ना? ये फॉर्मूला याद रखना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। आया समझ में? Yes, sir. चलो अब देखते हैं नीचे। जैसे कि एक बात करेंगे, स्पिनिंग व्हील है एक, तो स्पिनिंग व्हील में ये अलग अलग सेक्टर्स बने हैं। जैसे ये ग्रीन कलर का सेक्टर है, रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। ये 3 ग्रीन के और रेड के। तो टोटल सेक्टर कितने हैं? टोटल कितने हैं यहाँ पर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर है। अब हमें निकालना है कि रेड कितने हैं, रेड के कितने सेक्टर हैं? तो रेड के कितने हैं? 3 सेक्टर्स हैं, और ग्रीन के 5 सेक्टर हैं। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? रेड सेक्टर की। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड सेक्टर की, तो क्या ऐसे निकालेंगे हम? कितनी बार है रेड सेक्टर? 3 टाइम्स। टोटल सेक्टर कितने? 8। तो ये हो गई रेड सेक्टर की प्रोबेबिलिटी। अगर हमें ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ग्रीन सेक्टर कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, आउट ऑफ 8 टाइम्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये इनकी प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब अगर हम चूज स्पिनिंग व्हील को 8 टाइम्स अगर घुमाएंगे तो उसमें से 3 बार चांसेस है कि रेड पर रुकेगा वो, और 8 टाइम चांसेस है कि वो 5 पर रुकेगा। इसीलिए बहुत सारी जगह पर स्पिनिंग व्हील का यूज किया जाता है। हम मान लेते हैं कि ये फेवरेबल होता है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ये याद रखना है। चलो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं सीधे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर आपको बताना है लिस्ट ऑफ आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो कौन कौन से आउटकम्स मिल सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखोगे? 4. 4 आउटकम कौन कौन से होंगे? A, B, C, D. हाँ, क्योंकि ए भले ही 2 बार लिखा है बट मिलेगा तो आउटकम एक ही ना। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम कि ए 2 बार है तो ए अलग आउटकम हो गया दूसरा वाला। टोटल आउटकम्स हमें कितने मिल सकते हैं? एक ए मिल सकता है, या तो या बी मिल सकता है, या सी, या फिर डी मिल सकता है। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं स्पिनिंग व्हील के। ठीक है? अब अगर अगर हम 2 कॉइन को उछालेंगे, 2 कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो क्या आउटकम्स हो सकते हैं? सर 4 हो सकते हैं, कौन 4. कौन से?
हेड, मतलब जैसे कि दो है ना, तो एक में हेड, दूसरे में भी हेड आ सकता है। फिर जैसे कि हेड टेल्स, टेल्स हेड, और डबल मतलब टेल्स टेल्स ऐसा करके। देखो ये चार पॉसिबल आउटकम है। अगर मैंने जैसे दोनों सिक्कों को उछाला तो या तो दोनों पर हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट वाले कॉइन पर हेड आ जाए, सेकंड वाले कॉइन पर टेल आ जाए। फिर से उछाला तो फर्स्ट वाले कॉइन पर टेल आ गया और सेकंड वाले कॉइन पर हेड आ गया, या फिर दोनों कॉइन पर टेल आ जाए। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब प्राइम नंबर। अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो प्राइम नंबर कितने होते हैं उसमें? 2, 3, 5। तो 2,3,5। तो ये आपको आउटकम्स मिल सकते हैं जब भी आप एक डाइस को थ्रो करोगे। और नॉट अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से? 146, 146। 146, ये आपको आउटकम्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आउटकम्स हो सकते हैं। अब अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 में एक ही नंबर होता है, कौन सा? अ नंबर लेस देन 5, तो 5 से छोटे कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें बताने थे कि कैसे कैसे आउटकम्स मिल सकते हैं अगर हम ये चीजें अप्लाई करेंगे। आया समझ में? यस सर। अब देखो नीचे वाले क्वेश्चन में ये लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग डी। डी पर स्टॉप करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देखो टोटल 1, कितने हैं? टोटल है 5, 1 2 3 4 5, और डी कितनी बार है उसमें से? 1 टाइम। एक तो बार डी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गेटिंग डी। बाय 5। वेरी गुड, तो यहाँ पर मिल जाएगी 1/5। ठीक है, ये बहुत। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एज फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आपने हाँ कार्ड्स तो सर, खेले 4। होंगे, तो उसमें एज कितने होते हैं? 4 होते हैं। एज मतलब इक्का, ठीक है ना, जिस पर ए लिखा होता है, तो वो कितने होते हैं? 4। टोटल 4 कार्ड्स कितने बाय हैं? 52 तो जब इसको कट शॉर्ट करेंगे तो 1/13 आंसर बाय। आएगा। मतलब अगर हम 13 कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो उसमें से एक कार्ड आपके चांसेस है कि वो एस मिले। ठीक है, आया समझ में? आ रहा है? यस सर। तो ये आप नोट डाउन कर लो, मैं इसे रब कर दूंगा नहीं तो। सर ये जो क्वेश्चन 2 है उसमें जो डी वाला है ना, हाँ, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो उसमें सर 5 भी नहीं आएगा? 1 2 3 4 5 नॉट ग्रेटर देन 5, 5। 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। इक्वल नहीं बोला ना, तो यहाँ पर 5 आ सकता है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़े नहीं है। इक्वल नहीं बोला है तो इसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं बोला है। ठीक है ना, 5 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो इतने आपको कर लेना है, और फिर बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस में बाद में करा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ओके, चलो बाय। बाय बाय सर। सर। और आप रिवीजन करो, और अगर कोई डाउट है तो निकाल के रखो।